हेलो दोस्तों, मैं पी के मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक मुगल साम्राज्य का हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास। मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से हिस्ट्री का होगा। तो उसमें कौन सा होगा? मुगल साम्राज्य का होगा। और मुगल साम्राज्य इतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे देश में इतिहास, हमारे देश के इतिहास में उस तरफ जाके आपका प्राचीन काल में अगर जाइए तो ये मौर्य वंश, गुप्त काल जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर ये मुगल काल है। इसलिए मुगल काल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से पूरा, तो इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 2 वीडियो में पूरा मुगल काल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ करवा रहे हैं, क्वेश्चन में ही आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आपको इसके अतिरिक्त कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पढ़े भी हो पहले तो एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मुगल काल से संबंधित एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। और आइए बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अगर शेयर करने से क्या होता है दोस्तों कि अच्छा रिस्पांस आता है, तो हम लोगों को लगता है कि इसका अगला पार्ट हमें जल्द से जल्द बनाना चाहिए। आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? अब अगर इस प्रश्न के उत्तर की सही उत्तर की बात करें हम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश था। और लोधी वंश जो था, अगर लोधी वंश का कौन था शासक? वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में क्या किया था? बाबर ने इसको पराजित कर दिया था। और पराजित करके लोधी वंश का, इसकी हत्या भी वहीं पर पानीपत में कर दिया था। और इसने क्या किया? इसकी नींव डाली। अपना बाबर अपना यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो एक था खिज्र खान। कौन था? खिज्र खां था। और जो ये सैयद वंश का पीरियड चला था, तो सैयद वंश जो था ये 1414 से लेकर के 1451 तक चला था। 1414 से 1451 तक चला था। और इसके बाद अगर लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी जो ये लोधी वंश की स्थापना किया 1451 में किया था। यही सैयद वंश का अंत करके बहलोल लोधी ने 1451 में किसकी स्थापना किया था? लोधी वंश की। और 1451 से लेकर के 1526 तक चला। और इसी का अंत 1526 में लोधी वंश का अंत किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। और अगर इसके बाद हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था ये गाजी मलिक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था गाजी मलिक। और गाजी मलिक जो था, इसका दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक भी था। गयासुद्दीन तुगलक भी इसको कहते थे। और ये तुगलक वंश जो चला था ये 1320 से लेकर के 1414 तक चला था। 1414 तक चला था। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चला था। और इसके बाद अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को ही मलिक फिरोज भी कहते थे। और ये खिलजी वंश जो चला था ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं बाबर की, क्योंकि यहाँ पर बाबर की बात आई है, तो बाबर की बात करें तो बाबर जो था ये सबसे पहले एक सरे पुल का युद्ध लड़ा था। बाबर जो था ये सर-ए पुल का युद्ध लड़ा था। सरे पुल का युद्ध लड़ा था किससे? बाबर और शैबानी खान के बीच में। बाबर
और शैबानी खान के बीच युद्ध लड़ा गया था और शैबानी खान ने इसको क्या किया था, पराजित कर दिया था। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कहाँ से बाबर जो भारत आया था इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले इसने सरे पुल का युद्ध लड़ा और बाबर को शैबानी खान ने पराजित कर दिया। और जब ये बाबर शैबानी खान से पराजित हो गया तो समरकंद का शासक था पहले, तो वहाँ से काबुल और कंधार चला गया। बाबर जब काबुल और कंधार चला गया तो फिर इसके मन में आया काबुल और कंधार पे अपना शासन करने लगा। फिर ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। काबुल और कंधार से जब पहली बार भारत की तरफ बढ़ा तो इसने 1519 में बाबर जो था ये बाजौर के सिंध नामक, बाजौर के सिंध में, बाजौर ये सिंध में एक बाजौर स्थान पड़ता है, वहाँ पर इसने हमला किया, आक्रमण किया और भेरागढ़ किला पर इसने आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पर इसका जब यहाँ पर इसने लूटपाट कर लिया तो इसका मन थोड़ा से बढ़ा और 1520-21 में इसने 3 बार और भारत पर आक्रमण कर दिया। 1520-21 में इसने 3 बार और आक्रमण किया। तो एक बार तो यहाँ किया था 1519 में बाजौर में और 3 बार यहाँ, तो 4 बार हो गया। और 5वीं बार इसने आक्रमण कहाँ किया, 5वीं बार वही पानीपत के युद्ध में इसने पहला युद्ध लड़ा आकर के, किससे, पानीपत का फर्स्ट युद्ध इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को इसने जब पराजित कर दिया तो क्या किया, यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया और आगरा में आकर इसने अधिकार कर लिया और भारत पर क्या किया, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई यहीं से। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो अब ये हमने आपको बताया था 1526, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1526। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1529। तो 1529 की बात करें तो ये लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा किसने, ये भी बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। किससे लड़ा था बाबर, अफगानों से लड़ा था। और अफगानों को इसने अफगानों को क्या किया, इसमें पराजित कर दिया, अफगानों को इसने पराजित कर दिया। और इसके बाद अगर 1526 की बात करें तो ये हो गया पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया और खानवा के युद्ध में ही इसने, खानवा का युद्ध जो लड़ा 1527 में बाबर ने, इसी में इसने जिहाद का नारा दिया था और राणा सांगा को इसने पराजित किया था, राणा सांगा को। और राणा सांगा को पराजित इसलिए किया था कि ये जब पानीपत का पहला युद्ध जीता तो इसके मन में आया कि ये जो राणा सांगा था, राणा सांगा ने बाबर की हेल्प करने के लिए कहा था और बाबर ने हेल्प किया नहीं, तो ये क्या किया, राणा सांगा पर बाबर ने आक्रमण कर दिया। और राणा सांगा की मदद करने के लिए कौन आया, ये आया महमूद लोदी आया। महमूद लोदी कौन था, महमूद लोदी ये इसी का भाई था, छोटा भाई था, किसका, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का। और महमूद लोदी के अलावा इसकी और एक ने मदद की थी, किसने, मेदिनी राय ने। मेदिनी राय ने भी किसकी मदद की थी, ये आया था मदद करने राणा सांगा का। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर 1528, तो जब यहाँ 1527 में राणा सांगा को पराजित कर दिया इसने बाबर ने, और 1528 में फिर इसको याद आया कि मेदिनी राय, महमूद लोदी आया मेरे खिलाफ, ठीक है, महमूद लोदी, क्योंकि हमने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, महमूद लोदी आया, ठीक है, राणा सांगा से युद्ध ही लड़ने गया था, लेकिन ये मेदिनी राय क्यों आया, तो मेदिनी राय आया तो इसीलिए मेदिनी राय पर इसने आक्रमण कर दिया। और मेदिनी राय को इसने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। किससे लड़ा, ये मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ा। और इसमें जो है इसने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को क्या किया, पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी कर दी। और इसके बाद दोस्तों बात करें हम अगर पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, ये पानीपत के युद्ध में इसने, पानीपत का युद्ध जब लड़ने आया था तो इसको दौलत खान लोदी, पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी जो था ये पंजाब का सूबेदार था। किसके टाइम में, ये इब्राहिम लोदी के टाइम में। तो दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था। और इसके अलावा बात करें तो इसका महमूद लोदी इसका भाई था इब्राहिम लोदी का, और ये आया था इसका साथ देने के लिए, किसका, राणा सांगा। और दौलत खान लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, इसी ने जो है इसको आमंत्रित किया था, दौलत खान लोदी आमंत्रित किया था किसको, बाबर को, कि आकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो। और इसके बाद बात करते हैं जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था तुगलमा पद्धति पर। किस पद्धति पर, तुगलमा पद्धति पर इसने युद्ध लड़ा था। और इसमें जो है तुगलमा पद्धति का युद्ध में प्रयोग करके ये युद्ध को जीत लिया था।
और जो इसने तोपें सजाई थी, उस्मानी विधि से इसने तोपें सजवा दी थी। अब ये दो बात आती है हमारे पास, तुगलमा पद्धति और उस्मानी विधि। तो अगर हम बात करें तो तुगलमा पद्धति का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे यहाँ पर ये ऐसे बना लिया, यहाँ पर इसने एक खाई बना दी और खाई के पीछे इसने क्या किया, यहाँ पर अपने सारे सैनिक लगा दिए। और जब सारे सैनिक इसने लगा दिए यहाँ पर खाई के पीछे सारे सैनिक, और पीछे में क्या थी, यहाँ पर यमुना नदी थी, और यमुना नदी में क्या था, पानी अपना था, भरा था। और यहाँ पर इसने क्या किया, खाई के जस्ट बगल में यहाँ पर इसने अपनी तोप सजवा दी। और ऐसे अब जब सामने से अगर पीछे से तो कोई युद्ध करने आ नहीं सकता था, क्योंकि यमुना नदी इसकी रक्षा कर रही थी, और आगे से जो युद्ध करने आता वो यहाँ पे खाई थी तो इसी खाई में गिर जाता, इसमें गिर के मर जाते। और उसके अतिरिक्त इसने यहाँ पर तोप सजा दी। जब तोप सजा दी, तोप से यहाँ पे गोले अपना दाग रहा था। और ये सब इसके किसके लिए नया था, ये सब इब्राहिम लोदी के लिए क्या था, इब्राहिम लोदी की सेना के लिए सब नया था। और इसलिए इस युद्ध में इसी के कारण इसने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब इसके बाद अगर हम, जब इसने की तोप थी तो तोप का चालक भी था, यानी जो इसके तोपची थे, इसने 2 तोपची थे इसके, और जो बहुत ही कुशल तोपची थे। एक था उस्ताद अली और दूसरा तोपची कौन था, मुस्तफ़ा खान था। इसका दूसरा तोपची कौन था, तो मुस्तफ़ा खान था, दूसरा तोपची मुस्तफ़ा खान था। और इसके द्वारा इसने क्या किया, पराजित कर दिया इसको। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ पर है, ये पानीपत में ही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा यही पानीपत में ही है। और इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो अभी हमने आपको बता ही दिया, सर्वप्रथम किस में किया था, पानीपत के युद्ध में। अगर इसमें बात करें खानवा का युद्ध हमने आपको पहले ही बताया था, 1527 में हुआ था। किसने, राणा सांगा को पराजित किया था इसने। और अगर घाघरा का युद्ध बात करें तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये 1529 में हुआ था, और बाबर ने अफगानों को 1529 के घाघरा के युद्ध में पराजित किया था, और पानीपत आपका हो ही गया। और इसके बाद बात करते हैं, जब पानीपत का प्रथम युद्ध की बात होती है तो एक होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का ये प्रथम युद्ध हो गया, एक था द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, अकबर व हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें हेमू को अकबर ने पराजित कर दिया था और इसकी हत्या हो गई थी हेमू की। और ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1556 में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ये 1761 में लड़ा गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप लोगों को बता ही दिए 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, 1556 में, किसके, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसके बाद दोस्तों हम आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा, यह है किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी पानीपत का जब पहला युद्ध उसने जीता और इतना सारा यहाँ पर खजाना देखा तो इसने क्या किया, अपने सगे संबंधियों के लिए इसने खोल दिया। और यहाँ पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, 1526 में हुआ था। और खानवा का प्रथम युद्ध आपको हम बता ही दिए थे 1527 में। और चंदेरी का पहला युद्ध लड़ा गया था 1528 में, चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में। और ये सब आपको हम बता ही चुके हैं, इसलिए किसके किसके बीच हुआ था ये नहीं बताएंगे। आगे हम और बात करते हैं आपके लिए। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या किया था कि पानीपत का जब पहला युद्ध जीता था तो इसने अपने खजाने का मुंह अमीरों के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। इसी के कारण काबुल की जो जनता थी खुश हो गई इससे और इसको कलंदर की उपाधि दी, इसको जो है कलंदर की उपाधि दे दी। और
मुगल वंश की जब पानीपत का पहला युद्ध जीता तो मुगल वंश की पहली राजधानी भी कहाँ पर बनी? आगरा। क्योंकि आगरा किसकी राजधानी थी? इब्राहिम लोदी की राजधानी थी। तो जब ये पहली बार यहाँ पर अधिकार किया तो राजधानी स्वाभाविक है कहाँ पे बनेगी? आगरा में ही बनेगी। और यहाँ पर इसने क्या किया, 3-4 साल तक अपना शासन किया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाबर की। 1530 में 47 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों आगे 5वें प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अब देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड की अगर बात करें तो इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर ये शेरशाह सूरी जो था 1540 से 1545 के बीच में इसने शासन किया था। कहाँ पर? दिल्ली पर। और इसके वैसे तो शासक तो ये पहले था, लेकिन दिल्ली पर अगर अधिकार करने की बात करें 1540 से 1545 तक किया था। अशोक जो था, अशोक को आपको पता ही होगा, ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक हुए थे अशोक। और ये बिंदुसार का पुत्र था। और अकबर की बात करें, अगर यहाँ पर ऑप्शन में सी ऑप्शन में है अकबर, तो अकबर क्या था? ये भी मुगल शासक था। ये क्या था? मुगल शासक था। और इसका टाइम पीरियड रहा 1556 से 1605 तक ये शासन किया था। हुमायूं भी क्या था? मुगल शासक था। और हुमायूं 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो 1530 से 1540 तक किया। फिर 40 से जो है 40 में इसको आकर के शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था, तो ये हट गया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि फिर दोबारा इसने 1555-56 में यहाँ पर अधिकार कर लिया था दिल्ली पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी बात करते हैं अब शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जो था इसका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 1486 में। 1486 में इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम शेरशाह सूरी के क्या था? ये फरीद था। ये बहुत ही पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और इसने फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? जौनपुर में इसलिए प्राप्त की थी इसने दोस्तों कि जौनपुर में जो था इनके पिताजी क्या थे, वहाँ जौनपुर के जमींदार थे, तो वहीं पर अपना ये फरीद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। और प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद ये चला गया, बिहार का शासक था बहार खान लोहानी ने क्या किया, बहार खान लोहानी का पुत्र था, उसकी शिक्षा के लिए इसने इसको फरीद को नियुक्त कर दिया। और फरीद को जब नियुक्त कर दिया बहार खान लोहानी, उसका ये बहार खान लोहानी का अंगरक्षक भी बन गया। और धीरे धीरे जो है ये इससे अच्छी इसकी एक प्रकार से जमने लगी। तो फिर इसने क्या किया, एक शेर को मार दिया था। जब शेर को मार दिया था फरीद ने, तो इसको बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी थी। किसकी? शेर खान। प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी बहार खान लोहानी। अगर ग्रांड ट्रंक रोड की बात करें दोस्तों, तो ये ग्रांड ट्रंक रोड जो थी ये इसी ने बनवाया था सोनार गाँव से। सोनार गांव ये पड़ता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सोनार गांव से इसने बनवाई थी पेशावर तक। अब पेशावर तक बनवाई थी ये, पेशावर तक। इस पर 1700 सराय बनवाया था। 1700 इसने सराय बनवाया था। और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर, प्रत्येक 2 मील पर इसने एक मील का पत्थर या कोस मीनार बोल सकते हैं, इसने कोस मीनार का भी निर्माण करवाया था। प्रत्येक 2 मील पर इसने करवाया था। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये जो सोनार से पेशावर तक थी, ये पाकिस्तान के बंटने के बाद वर्तमान में केवल ये कहाँ से रह गई? कोलकाता से पंजाब तक रह गई है। कोलकाता से पंजाब, क्या अमृतसर बोल सकते हैं, कोलकाता से अमृतसर यानी पंजाब तक रह गई है। कौन? जीटी रोड जो है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों छठा प्रश्न है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो अगर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बात की जाए तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था किसने? ये अकबर ने। अकबर जब गुजरात विजय किया 1572 में, तो 1573 में उसी के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का इसने निर्माण करवाया था। और गुजरात विजय पर इसने 1572 में गया था। और जब 1572 में गुजरात विजय पर गया था तो पहली बार अकबर ने गुजरात विजय पर ही पहली बार 1572 में समुद्र देखा। और यहीं पर इसने पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था। पहली बार पुर्तगाली भारत तो आए थे 1498 में, लेकिन सोच लो 74 साल तक अकबर इससे नहीं मिला था। पहली बार 1572 में या 1572-73 में जब ये वहाँ गुजरात विजय पर गया था अकबर, तो वहीं पर जो है इसने किससे मिला था? पुर्तगालियों से।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में आपका। और इसी को आप लोग सुने होंगे भूल भुलैया, भूल भुलैया के नाम से भी यही बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है यही भूल भुलैया के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको अगर बात करें बनवाया किसने था, तो बनवाया था अवध का नवाब था, अवध 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 का नवाब। अवध का नवाब कौन था, तो ये था आसद उद दौरानी। अवध का नवाब आसद उद दौरानी ने, आसद उद दौरानी, आसद उद दौरानी अवध का नवाब था आसद उद दौरानी। इसी ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, लखनऊ में। और इसको भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद आप लोगों को पता होगा दिल्ली में है, दिल्ली में। और इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। और ताजमहल का भी निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने ही करवाया था। कहाँ पर, आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में करवाया था। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें अकबर, अकबर के लिए जो फतेहपुर सीकरी था, ये बहुत ही एक प्रकार से समझो कि ये यहीं पर रहा और अपनी राजधानी वगैरह यहीं पर ले गया था। और इसके बाद यहाँ पर इसने कई यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में अधिक से अधिक जो निर्माण कार्य करवाया था, जैसे महल वगैरह, जैसे हो गया पंचमहल, हो गया पंचमहल, पंचमहल, शाही महल, शाही महल, इबादत खाना, ये सब कहाँ बनवाया था इसने, अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर, ये फतेहपुर सीकरी में। और 1576 में इबादत खाना इसने बनवाया था। मरियम का महल बनवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें, ये एक था कौन सा, सलीम चिश्ती का मकबरा था। और अकबर का मकबरा के अगर सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती क्या थे, सलीम चिश्ती जो थे ये इससे बहुत प्रभावित था। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इसके पुत्र सलीम का जन्म भी हुआ था। तो इसीलिए उसका नाम सलीम खान रख दिया था। 1569 में जन्म हुआ था सलीम खान का। और अगर अकबर के मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा के पास में। आगरा के पास में सिकंदरा है, सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा है। और आगरा का यहाँ पर इलाहाबाद का किला, आगरा का लाल किला, और ये लाहौर का किला, ये सब भी, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, ये सब भी कौन बनवाया था, अकबर ने ही बनवाया था। अगर अगले प्रश्न पे बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है 7 नंबर, दीन इलाही धर्म की, दीन इलाही नामक का ये नया धर्म किसने शुरू किया था। तो दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो ये उद्देश्य ये था कि इसने सोचा था कि दीन इलाही धर्म की स्थापना करेंगे, विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा की भावना बढ़ेगी। और इसने अकबर ने जो दीन इलाही धर्म शुरू किया था, तो इसमें क्या करना होता था, सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस करने के बाद क्या बोलते थे लोग, सिजदा और पायबोस करने के बाद बोलते थे अल्लाहू अकबर। क्या बोलते थे, अल्लाहू अकबर, अकबर, हाँ, अल्लाहू अकबर बोलते थे। और इसमें सिजदा और पायबोस का मतलब क्या होता है, घुटने के बल में क्या होता है, बैठ करके, और वो एक प्रकार से जैसे ऐसे हाथ माथे तक ले जा करके नमस्कार करते हैं, वैसे किया जाता है। इसी को सिजदा और पायबोस बोलते हैं। और सिजदा पायबोस करने के बाद क्या बोला जाता है, अल्लाहू अकबर। और अगर दीन इलाही धर्म की बात करें तो इसको बहुत लोगों ने वैसे अपनाया था, लेकिन हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में एकमात्र व्यक्ति था बीरबल इसका क्या था, सलाहकार था, प्रमुख सलाहकार भी था बीरबल। और बीरबल ने क्या किया था, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। और इसी समय जब दीन इलाही शुरू किया था, तो इसी समय 1582-83 के बाद आसपास की बात है, इसी में इसने इलाही सिक्का चलाया था, इलाही संबत चलाया था, इलाही सिक्का और इलाही संबत भी चलाया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसने जो एक इलाही गज भी चला दिया था। इलाही गज जो था वो कितने इंच का था, इलाही गज था 31 इंच का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। अब तानसेन की अगर बात करें, तानसेन किसके दरबार में था, तो ये अकबर के ही दरबार में था। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था, तानसेन था। और अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था, तानसेन था। अब 9 रत्न की अगर बात करें अकबर के, तो अकबर के 9 रत्न जो थे, एक तो तानसेन हो गया, इसके अलावा बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया। इसको जरूर 9 रत्न इसके पूछे जाते हैं अक्सर, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया, इसके अलावा फैजी हो गया,
इसके अलावा मान सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, टोडरमल हो गया, ये कितने हो गए, तानसेन हो गया, बीरबल 2, अबुल फजल 3, फैजी 4, मान सिंह 5, टोडरमल हो गया 6, मुल्ला दो प्याजा था एक, मुल्ला दो प्याजा था। और इसके बाद दोस्तों एक और था, लिख लीजिए आप लोग, फ़कीर अजीउद्दीन था और अब्दुल रहीम खान खाना था। फ़कीर अजीउद्दीन, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं हम लिख देते फ़कीर अजीउद्दीन और अब्दुल रहीम खाना। और इसमें अगर बीरबल, तो बीरबल सबसे फेमस ही थे, बीरबल को आप लोग जानते ही होंगे, ये इसका मुख्य सलाहकार था। और अगर यहीं पर मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह क्या था, सेनापति था। टोडरमल वित्त मंत्री था। टोडरमल दोस्तों क्या था, टोडरमल वित्त मंत्री था। और इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। मुगल काल की अगर राजभाषा की हम बात करें तो मुगल काल की राजभाषा जो थी ये थी फारसी। क्या थी, फारसी थी। फारसी को अकबर के ही शासनकाल में इसको आधिकारिक भाषा बना दी गई थी मुगल काल की। और वहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा कब बनी, ये 26 जनवरी 1965 को हिंदी हमारी राजभाषा बन गई थी, 26 जनवरी 1965 को। अगर वहीं पर अंग्रेजी की बात करें तो इसके पहले अंग्रेजी थी। अंग्रेजी जो थी इसको 1833 में हमारी क्या बनाई गई थी, आधिकारिक भाषा बना दी गई थी। और किसने बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आधिकारिक भाषा बना दिया था किसको, अंग्रेजी को 1833 में। और 26 जनवरी 1965 को हिंदी बनाई गई। और मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो ये फारसी थी, अकबर के टाइम में बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ये 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था। अब सती प्रथा की बात करें अगर तो प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, तो ये अकबर ही था, अकबर था। वैसे औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अकबर ने लगाया था मुगल में। लेकिन अगर सती प्रथा, हम सती प्रथा की बात ही कर लेते हैं पूरा। सती प्रथा क्या था, सती प्रथा जो था ये भारत में बहुत ही, ये कुप्रथा कहिए, कुप्रथा थी, ये प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि अगर पति की डेथ हो जाए तो पत्नियां क्या करती थी, उसी पति के चिता के साथ में वो भी जिंदा जला दी जाती थी। ये बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था थी, लेकिन क्या किया जाए, जो था। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी गुप्त काल में। सती प्रथा की शुरुआत हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल था 319 एडी से 540 एडी तक था, 540 एडी तक था क्या, गुप्त काल। अब गुप्त काल में इसमें क्या 375 से 380 के बीच में, 375 से 380 एडी के बीच में एक शासक हुआ रामगुप्त। कौन हुआ, रामगुप्त हुआ। और रामगुप्त जो था, रामगुप्त का एक सेनापति का था गोपराज। रामगुप्त का जो सेनापति था ये गोपराज था। और गोपराज जो था ये युद्ध के मैदान में क्या गया, मारा गया जब गोपराज। इसका सेनापति था रामगुप्त का। तो इसकी पत्नी जो थी इसने क्या किया, इसी के गोपराज की जलती हुई चिता में कूदकर आग में जान दे दी। इसने जलती हुई चिता में कूद करके क्या कर दी, जान दे दी गोपराज की पत्नी। अब देखिए ये तो अपने मर्जी से जली, लेकिन इसके बाद इसको प्रथा बना लिया लोगों ने। और इसी के आधार पर क्या किया गया, इसको पहली सती मान लिया गया और यहाँ से सती प्रथा की शुरुआत हुई। और इस सब की बात, जानकारी की अगर बात करें हम तो हमें जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। इस सती प्रथा की ये जो गोपराज से संबंधित बात थी ये एरण अभिलेख से जानकारी मिलती थी। और एरण अभिलेख को 510 एडी में भानुगुप्त नामक शासक ने लिखवाया था। भानुगुप्त जो था ये गुप्त वंश का शासक था और इसी ने एरण अभिलेख को लिखवाया था। ये तो शुरुआत की बात थी। अगर इसके बैन करने का, इसको अगर बैन करने की बात की जाए तो बैन करने का जो पहली बार प्रयास किया था इसने सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार, मोहम्मद बिन तुगलक जो था तुगलक वंश का शासक था और इसने पहली बार लगाने का प्रयास किया था। प्रतिबंध मतलब इसको एक प्रकार से बोलो कि इसने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे सफल ये नहीं हुआ। इसने बोला कि ऐसा है, गलत है। लेकिन पूरी तरह से अगर प्रतिबंध की बात की जाए सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर शुरू हो गई। फिर अकबर आया, अकबर लगाया। अकबर के बाद, अकबर के मरने के बाद फिर शुरू हो गई। जहांगीर और शाहजहां के टाइम में होने लगा था, लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने इसको फिर प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन औरंगजेब के बाद फिर ये शुरू हो गई, देखो कितना। लेकिन अंतिम रूप से 1829 में सती प्रथा अधिनियम ला दिया गया और विलियम बेंटिंग के टाइम में। और सती प्रथा अधिनियम जब आया 1829 में तो उसके बाद से पूरी तरह से बंद हो गई सती प्रथा।
इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न 11 पर चलते हैं। मुगल चित्रकारी किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? एक प्रकार से कहो कि मुगल चित्रकारी जो थी ये किसके टाइम पीरियड में बिल्कुल सबसे अधिक इसमें व्यवस्था की गई थी, जिसको छूट मिली थी एक प्रकार से कहो तो। मुगल चित्रकारी की अगर बात करें तो ये था जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। यहीं पर अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं क्या था? हुमायूं ज्योतिष को मानता था। ये जो हुमायूं था ये ज्योतिष को मानता था, डेली अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, डेली नए नए रंग के कपड़े पहनता था। बहुत बड़ा ही ज्योतिष शास्त्री भी था एक प्रकार से। और जो शाहजहां था, शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का मतलब एक प्रकार से कहूँ कि ये भवन, बिल्डिंग, बड़ी बड़े ये निर्माण अच्छे अच्छे करवाता था। और इसके बाद दोस्तों बात करें अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब का क्या, ये किसी का काल इसके टाइम में नहीं था। इसको क्या बोलते हैं? आलमगीर बोलते हैं। आलमगीर बोलते हैं इसको, और इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं। औरंगजेब को क्या बोलते हैं? जिंदा पीर भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अकबर था। अकबर की अगर बात करें, अकबर जो था इसके टाइम पीरियड को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, साहित्य का। और अगर वहीं पर बाबर की बात करें तो बाबर जो था ये बागवानी का शौकीन था। किसका शौकीन था? बागवानी का शौक पालता था। और ये जो मुगल काल के जो प्रमुख शासक थे इनके बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अकबर की जीवनी। अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवनी क्या थी? तो सबसे पहले बात करते हैं अकबरनामा थी। कौन थी? अकबरनामा। और इस अकबरनामा को ही आईने अकबरी भी कहा जाता था। इसको लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। और इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं बाबर की, तो बाबर की क्या थी? बाबर की बाबरनामा थी। बाबर की क्या थी? बाबरनामा थी। और बाबरनामा जो था ये किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर ने ही खुद लिखा था। और बाबर ने, देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकी जितने मुगल शासक थे उनकी जो जीवनी लिखी गई थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाबर की जो जीवनी थी ये तुर्की में थी। और इस तुर्की भाषा से इसको फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। और इसको अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। और अब्दुल रहीम खान खाना ने ही क्या किया था? ये बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद अगर दोस्तों हम और बात करें तो हुमायूं नामा। हुमायूं की जीवनी जो थी हुमायूं नामा थी। क्या थी? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने इसकी जीवनी लिखी थी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। और जहांगीर की जीवनी थी तुजुके जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तो इसको तुजुके जहांगीरी की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले लिखने की शुरुआत तो किसने कर दी थी? जहांगीर ने खुद ही लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इसको पूरा किसने किया था? अगर पूरा की बात करें तो पूरा किया था मोतबिंद खां ने। किसने किया था? मोतबिंद खां ने किया था। मोतबिंद खां ने। और इसके बाद दोस्तों अगर शाहजहां की जीवनी की बात करें, शाहजहां की जीवनी थी शाहजहांनामा। और शाहजहां की जीवनी इनायत खान ने लिखी थी। किसने? इनायत खान ने लिखा था। शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान ने लिखा था। और आलमगीर यानी औरंगजेब की जीवनी जो थी आलमगीर नामा थी। आलमगीर नामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था आलमगीर नामा काजिम सिराजी ने। काजिम सिराजी ने लिखा था। किसने लिखा था? काजिम सिराजी ने। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा अकबर के जो शासन काल था उसमें अब्दुल कादिर बदायूं था। अब्दुल कादिर बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी जो था इसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था रज्मनामा के नाम से। और रामायण का भी इसने अनुवाद कर दिया था फारसी में। इसने अब्दुल कादिर बदायूनी जो था ये रामायण का भी अनुवाद इसमें कर दिया था फारसी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी? सैयद बंधु जो थे ये मुगल काल में, अगर उत्तरोत्तर काल की बात करें, उत्तरोत्तर मुगल काल की अगर बात करें तो इसमें उत्तरोत्तर मुगल काल में सैयद बंधु जो थे, ये दो सैयद बंधु थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। ये इतना इनका पावर हो गया था कि ये सम्राट को बदल देते थे। जब इनकी मर्जी होती थी तो सम्राट को बदल देते थे। तो इन दोनों की हत्या किसने करवाई थी? तो मोहम्मद शाह ने करवाई थी। किसने करवाई थी दोस्तों? मोहम्मद शाह ने। अगर हम यहाँ पर सैयद बंधुओं की बात करें तो सैयद बंधु में था कौन? एक का नाम था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान था, एक था अब्दुल्ला खान। और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था हुसैन अली खान।
हुसैन अली खान। पहला था अब्दुल्ला खान और दूसरा था कौन? दूसरा था हुसैन अली खान। और ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट थे और कि ये यहाँ पर सम्राट को क्या करते थे? बदल देते थे। वहीं पर अगर बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो ये औरंगजेब के मरने के बाद जो था, औरंगजेब के मरने के बाद इसने यही पहला शासक बना और इसी को शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट को क्या बोलते हैं? शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं। शाह आलम प्रथम या बूढ़ा बादशाह या साहेब बेखबर, इसका 3-4 नाम था बहादुर शाह प्रथम का। शाह आलम था, बूढ़ा बादशाह या साहेब बेखबर था। और अगर रफ़ी-उद-दौला की बात करें तो रफ़ी-उद-दौला जो था ये बहुत ही कम समय तक शासन किया था, 4 माह। वैसे तो बोलते हैं कि 4 माह किया था और अतिसार के कारण इसे मर गया था, लेकिन इसको भी यही दोनों भाई जो थे सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, उन्हीं के द्वारा ये भी एक प्रकार से हटा दिया गया था और अतिसार के कारण इसे बताया जाता है कि अतिसार के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और अगर शाह आलम द्वितीय की बात की जाए, शाह आलम द्वितीय जो था इसका दूसरा नाम अली गौहर था। दूसरा नाम क्या था इसका? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? अली गौहर कहा जाता है। और शाह आलम द्वितीय को पहली बार, शाह आलम द्वितीय जो था इसको ये पहला अंग्रेजों ने जब क्या करते हैं इस पर मुगल पर अधिकार कर लिया था, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को ही क्या बनाया था? पेंशनर बनाया था। मुगलों में से सबसे पहला पेंशनर बनने वाला शासक कौन था? तो यही शाह आलम द्वितीय था, जिसको अंग्रेज ने अपना पेंशनर बनाया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगर इसकी जहांदार शाह जो था, ये सैयद बंधु जो थे, ये 1713 में जहांदार शाह था। जहांदार शाह की हत्या सैयद बंधु ने करवाई थी और उसके बाद सैयद बंधु ने जहांदार शाह की हत्या करवा के क्या किया था? इसको फर्रुखसियर को क्या किया था? इसने ये बनाया था, बादशाह बना दिया था। किसने? सैयद बंधुओं ने। और जो अब्दुल्ला खान था, बड़ा भाई जो अब्दुल्ला खान था, वो क्या बन गया था? वजीर बन गया था। और हुसैन अली खान को सेनापति। जब वजीर और सेनापति ये दोनों भाई हो गए तो अब ये जो चाहते थे वही होता था। इस पूरे इसके फर्रुखसियर के टाइम में जो ये दोनों चाहते थे वही होता था। लेकिन फर्रुखसियर को इससे थोड़ा से दिक्कत होने लगी तो फर्रुखसियर ने क्या किया? इसकी हत्या करवाने का प्रयास किया। लेकिन क्या किया? फर्रुखसियर से भी ज़्यादा चालाक ये दोनों भाई थे। कौन? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इनसे दोनों फर्रुखसियर से अधिक चालाक थे। और इसने क्या किया? 1719 में ये सैयद बंधुओं ने इसका बालाजी विश्वनाथ था। कौन था बालाजी विश्वनाथ? बालाजी विश्वनाथ जो था ये मराठों का पहला पेशवा था। बालाजी विश्वनाथ मराठों का पहला पेशवा था और उसकी मदद से इसकी फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। इसने क्या किया? फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया और उसके बाद इसने ये जो रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला जो थे उनको बना दिया बादशाह। और इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 1 मिनट। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। यह अंतिम मुगल सम्राट थे। कहने का मतलब अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था और इसी को क्या कहा जाता था? इसी को बहादुर शाह जफर भी के नाम से भी प्रसिद्ध था। बहादुर शाह जफर के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसको ये जो था बहादुर शाह जफर, ये बहुत बड़ा शायर भी था और इसने 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में इसने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और उसी टाइम इसको 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इसको रंगून यानी बर्मा भेज दिया। और रंगून यानी बर्मा, रंगून कहाँ पड़ता है? बर्मा जो वर्तमान में क्या है? म्यांमार है, उसी को बर्मा बोलते हैं। तो वहीं पर रंगून पड़ता है, वहाँ भेज दिया और 1862 में यहीं पर इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों आलमगीर द्वितीय जो था 1754-1759 तक शासन किया था। और इसके बाद शाह आलम द्वितीय को हमने आपको अभी पीछे ही बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या था? अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध था। किसके? अली गौहर के नाम से। और पहला अंग्रेजों का पेंशनर भी कौन बना था? यही बना था। पहला पेंशनर कौन बना था? तो यही बना था, शाह आलम द्वितीय। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर अकबर द्वितीय जो था ये कोई खास नहीं था। ये
ये शाह आलम द्वितीय जो था, इसकी जब डेथ हो गई थी तो यही अकबर द्वितीय 1806 में जो है अकबर द्वितीय शासक बना था। और इसको अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था, अकबर द्वितीय को अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था। और ये क्या किया था, ये 1837 में इसकी डेथ हुई थी। और 1830-31 में इसने उसको राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें अगर भू राजस्व की बात करें तो टोडरमल जो था भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। ये क्या था, ये अकबर का वित्त मंत्री था। और अगर इसकी बात करें टोडरमल की, तो ये अकबर से पहले किसका, शेर शाह सूरी का वित्त मंत्री हुआ करता था। किसका, शेर शाह सूरी का वित्त मंत्री हुआ करता था। और यहाँ पर अगर बीरबल की बात करें तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था। और बीरबल जो था एक क्या था, मुख्य सलाहकार था। किसका, मुख्य सलाहकार था अकबर का। और अगर मान सिंह की बात करें तो मान सिंह क्या था, मान सिंह इसका सेनापति था। मान सिंह अकबर के यहाँ क्या था, सेनापति था। और तानसेन की तो अभी हम पीछे बात ही कर दिए थे, ये तानसेन गायक था। और तानसेन का वास्तविक नाम अगर बात करें तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है कि इसमें सही क्या है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कौन। अब पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी थी। और खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा के युद्ध ये 1527 में हुआ था। कब हुआ था, 1527 में राणा सांगा को इसने पराजित किया था। और राणा सांगा की मदद करने कौन आया था, महमूद लोदी। और कौन आया था, मेदिनी राय। और इसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को किसने पराजित किया था, बाबर ने। और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध, अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ पर, ये अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। और इसको भी पराजित किया था किसने, बाबर ने। तो यहाँ पर ये सब सही है, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले शुरुआत में मुगलों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, आगरा थी। आगरा के बाद 12 वर्षों के लिए केवल फतेहपुर सीकरी कौन ले गया था, अकबर ले गया था। उसके बाद फिर वापस कहाँ, वहीं आगरा लाया था। तो इसके बाद अगर बात करें दिल्ली ले जाने की, तो दिल्ली ले गया था सबसे पहले शाहजहाँ ने। शाहजहाँ जो था इसने 1638 में इसने क्या था, यमुना नदी किनारे पर एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद बसाया। इसी शाहजहानाबाद को वर्तमान में क्या कहते हैं, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहानाबाद को ही हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। शाहजहानाबाद को ही हम क्या कहते हैं, पुरानी दिल्ली कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 1638 में ये ले गया वहाँ पर। और 1638 में ही वहाँ पर कई भवन इसने बनवाए एक प्रकार से। और ये कौन था, इसमें लाल किला इसने बनवा दिया, लाल किला। और लाल किला की अगर बात करें, लाल किला आज भी देखिए, पहले तो फेमस था ही, आज भी ये बहुत फेमस है। क्यों, इसमें क्या था, तो इसमें लाल किला जो थी इसमें 2 इमारत थी। एक था क्या, 1 मिनट आपको अच्छे से बता देते हैं। लाल किला जो फेमस हुआ था इसका कारण 2 था। इसमें 2 इमारत बनाई गई थी। एक इमारत का नाम था दीवाने आम, और एक का नाम था दीवाने खास। दूसरे क्या नाम था, दीवाने खास था। तो जो ये दीवाने आम था, इसमें एक प्रसिद्ध ताउस तख्त था। क्या था, तख्त ताउस नाम था उसका, तख्त ताउस जो था, ये क्या था, इसमें इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, तख्ते ताउस को। ये तख्ते ताउस जो था, मयूर सिंहासन, इसको बनवाया था शाहजहाँ ने। और इसमें क्या था कि इसने कोहिनूर का जो हीरा था, कोहिनूर का हीरा भी इसमें जड़वा दिया था। किसने, शाहजहाँ ने। इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए सबसे पहले नादिर शाह कौन था, नादिर शाह जो था ये ईरान का शासक था। और ये यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आया था। तो लाहौर लूटा, फिर करनाल लूटा, फिर ये दिल्ली पर आया, ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया। करनाल पे सबसे पहले आक्रमण किया। ये करनाल में क्या हुआ कि ये एक आप लोग डायलॉग सुनते होंगे, अभी
अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये इसी से संबंधित है। अभी हम आपको बताते हैं। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले बता देते हैं, कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया था। लाहौर करनाल दिल्ली पर किया था। क्या हुआ था कि नादिर शाह जो जब आक्रमण करने आ रहा था, यहाँ पर भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो उस समय मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह था। मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी बोलते हैं, बहुत ही रंगीला था। ये क्या था? भोग विलास में लिप्त रहता था। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला शासक था। और इसने इसका जब जो सेनापति वगैरह थे, इसके जो प्रधानमंत्री थे, इसको बताए कि नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये यहाँ पर आक्रमण करने आ रहा है। तो ये बोलता अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो दिल्ली दूर है। जब ये लाहौर जीता तब भी इसने इसको यहाँ पर बताया गया कि लाहौर में उसने आक्रमण कर दिया, तो बोला अभी तो दिल्ली दूर है। तो फिर लास्ट में जब पंजाब के रास्ते घुस गया यहाँ पर पंजाब में जब प्रवेश किया, तो ये क्या बोला? आकर उसने सेनापति ने कहा अब दिल्ली दूर नहीं। तब मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ? ये नींद से जैसे जागा हो और तुरंत बोला जाके करनाल के पास में इससे युद्ध करो। और जब यहाँ पर करनाल के पास में युद्ध करने आए, तो इसकी जो सेना थी, नादिर शाह की सेना ने इसके मोहम्मद शाह की सेना को पराजित कर दिया। और इसका जो सेनापति था नादिर शाह का, ये कौन था? ये था अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली। और जब नादिर शाह ने करनाल में इसको पराजित कर दिया, तो इसने 5 लाख रुपए भेजा इसको, किसको? क्या बोलते हैं? नादिर शाह को। मोहम्मद शाह ने 5 लाख रुपए बोला और बोला यहीं से वापस चले जाओ। तो नादिर शाह के लिए तो ये बहुत बड़ी राशि थी। नादिर शाह के लिए क्या थी? बहुत बड़ी राशि थी। तब तक इसका जो अन्य लोगों से पता चला कि नहीं, दिल्ली में बहुत सारा धन है, दिल्ली में हम एक बार चलते हैं। तो नादिर शाह क्या किया? 5 लाख में कहाँ मान रहा था। फिर ये आया दिल्ली, और दिल्ली में इसने 70 करोड़ रुपए की लूट की और यहाँ पर महीनों रहा। और यहाँ से जो एक प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन को भी इसने अपने साथ लेकर ये चला गया। और मयूर सिंहासन पर अब यही बात करें कि अंतिम बात है, प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि मोहम्मद शाह से ये कौन ले गया था? ये ले गया था नादिर शाह। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अब देखिए, औरंगजेब जो था ये ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था दोस्तों, उसे वास्तुकला में रुचि नहीं थी। तो ऐसा कोई बात नहीं। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं। वह मितव्ययी था, ये सब नहीं। वो क्या था, उसको अपने शासनकाल में लगातार युद्ध करने पड़े थे। वो जो था औरंगजेब क्या था कि चारों तरफ अपनी दुश्मनी बना के रखा था। इसके कारण उसको कई सारे युद्ध करने पड़े थे। और उसके कुछ तो हम शुरुआत के ही आपको प्रसिद्ध युद्ध जो थे उसको हम आपको बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। जो उसका उत्तराधिकार युद्ध था, कौन सा? उत्तराधिकार का युद्ध था। तो सबसे पहले उसने कौन सा युद्ध लड़ा था? ये लड़ा था बहादुरपुर का युद्ध। 5 युद्ध थे उत्तराधिकार के। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। और ये बहादुरपुर का युद्ध जो था, ये उत्तराधिकार के थे। इसमें औरंगजेब नहीं आया था। क्या हुआ था कि 1658 में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? दारा शिकोह को घोषित कर दिया। तब ये बहादुरपुर वाराणसी के पास में पड़ता है। यहीं पर शाह शुजा जो था, ये इसका क्या बोलते हैं, शाहजहां का पुत्र था। और ये अपनी सेना लेकर आया और बहादुरपुर के पास में युद्ध लड़ा गया, जहां पर शाह शुजा को मुगल सेना में पराजित कर दिया। तो ये तो यहाँ से वापस चला गया। तब औरंगजेब ने रणनीति बनाई कि अगर अकेले अकेले युद्ध लड़ेंगे तो हम कभी नहीं जीत सकते हैं मुगल सेना से। तो इसलिए इसने क्या किया? औरंगजेब ने मुराद बख्श को अपनी तरफ मिला लिया और फिर धर्मत का युद्ध लड़ा। धर्मत का युद्ध ये भी 1658 में हुआ था और ये भी 1658 में ही धर्मत का युद्ध लड़ा गया। धर्मत पड़ता है कहाँ पर? धर्मत का युद्ध ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना ने इसकी मुगल सेना को पराजित कर दिया। और इसके बाद फिर 1658 में ही फिर एक युद्ध लड़ा गया देवरा, यहाँ का क्या बोलते हैं, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया 1658 में, इसमें क्या था, ये औरंगजेब मुराद बख्श एक तरफ थे और दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया इसने। किसको? दारा शिकोह को मुराद बख्श और औरंगजेब ने पराजित कर दिया। और जब इसको पराजित कर दिया तो ये कहाँ पहुँचा? आगरा पहुँचा। और आगरा में इसने क्या किया कि उसको शाहजहां को कैद कर लिया और यहीं पर जो है इसने इसकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? मुराद बख्श की। और मुराद बख्श की हत्या करवा के अपना राज्याभिषेक करवा लिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब क्या था, और जब ये बात सुना किसने? शाह शुजा ने। तो शाह शुजा जो था ये बात सुनने के बाद सीधे अपनी सेना लेकर कहाँ चला? या इस तरफ आने लगा। खंजवा पड़ता है इलाहाबाद के पास में। खंजवा का युद्ध लड़ा किसके साथ? खंजवा का युद्ध लड़ा
मुराद बख्श की तो हत्या हो चुकी थी, इसने करवाया था औरंगजेब ने ही, जबकि इसके साथ में था, लेकिन मुराद बख्श की हत्या करवा के इसको रास्ते से हटा दिया। फिर शाह शुजा को खंजवा के युद्ध में पराजित करके उसकी भी हत्या कर दी औरंगजेब ने। इसके बाद केवल एक उत्तराधिकारी और बचता था, कौन? दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में इसने पराजित कर दिया, देवराई के युद्ध में पराजित करके उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा था ये तो दोस्तों कहाँ पर? सासाराम में था। ये था कहाँ? सासाराम में था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सासाराम में। अगर यहीं पर बात करें दिल्ली में मकबरा किसका था? दिल्ली में मकबरा था हुमायूं का। हुमायूं क्या था? सीढ़ियों से गिर कर कहाँ मरा था? पुस्तकालय में अपने, तो दिल्ली में ही मरा था, दिल्ली में ही इसका मकबरा बन गया था। और अगर आगरा की बात करें, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में आगरा है, तो आगरा में किसका है? अकबर का मकबरा जो है आगरा में है। कहाँ पर? सिकंदरा में। और इसके बाद शाहजहाँ का भी अगर बात करें तो आगरा में ही है। कहाँ? शाहजहाँ का जो है ताजमहल में है। ताजमहल में है। किसका? इसी का है। और आगरा में ही किसका है? एतमादुद्दौला का मकबरा भी है। एतमादुद्दौला कौन था? एतमादुद्दौला, आप लोगों से प्रश्न है कि एतमादुद्दौला कौन था? इसको आप लोग कमेंट में कीजिएगा। वैसे तो हम आपको बता दें, लेकिन इसका आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद बात करें लाहौर में, तो लाहौर में किसका मकबरा था? तो जहांगीर का था। इसका था जहांगीर का। और इसका यहाँ पर आगरा में ही एक और मकबरा किसका था? आगरा में ही दफनाया गया था। किसको? बाबर को, जिसको बाद में उसकी एक विधवा थी, उस विधवा ने इसको कहाँ ले गई? काबुल ले गई थी। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसको हमने आपको अभी पीछे ही बता दिया था। कौन था? ये औरंगजेब था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो आलमगीर। और जिंदा पीर भी इसी को कहा जाता था। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर, इन दो नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, तो 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? अब सम्राट अकबर ने क्या किया था? जरी कलम की उपाधि दिया था। किसको दिया था? ये दिया था मोहम्मद हुसैन को भजरी कलम की उपाधि दे दिया था अकबर ने। यहीं पर अगर दोस्तों बात करें तानसेन की, तो तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी। किसकी? कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दिया था। किसने? अकबर ने तानसेन को दिया था। मतलब मोहम्मद हुसैन को क्या दिया था? जरी कलम। और तानसेन को किसकी दिया था? तानसेन को दिया था कंठाभरण बाणी विलास की। और यहाँ पर एक ऑप्शन है अब्दुस्समद को अकबर ने दिया था सीरी कलम की उपाधि। अब्दुस्समद को किसकी उपाधि दिया था? सीरी कलम की उपाधि दिया था। और भगवान दास की अगर बात करें, तो भगवान दास को उपाधि दिया था अमीर उल उमरा। तो यहाँ आप देखिए, मोहम्मद हुसैन को दोस्तों किसकी उपाधि? जरी कलम की, तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की, और अब्दुस्समद को दिया गया था सीरी कलम की, और भगवान दास की अगर बात करें तो इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। किसने? इन चारों को अकबर ने ही दिया था। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा है? 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न में है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? 1576 में। 1576 में क्या हुआ? राणा सांगा और अकबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। कहाँ का? राणा सांगा और अकबर के बीच में। कहाँ का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें राणा सांगा को पराजित किसने किया था? मान सिंह ने। अकबर का सेनापति कौन था? ये था मान सिंह। और मान सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। और राणा सांगा यहाँ से फिर अपना भाग गया था। 1597 में राणा सांगा की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। हाँ। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये 1526 में आपको हमने बताया था किसका युद्ध? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1605 में क्या हुआ था? 1605 क्या था इसमें इंपॉर्टेंट? इसमें 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी? अकबर की मृत्यु हुई थी। और 1560 की बात करें तो 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। तिलवाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ये तिलवाड़ा का युद्ध ये लड़ा गया था बैरम खान और अकबर के बीच में लड़ा गया था। बैरम खान और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बैरम खान को अकबर ने पराजित कर दिया था। और जो ये बैरम खान था इसको फिर यहाँ पर भेज दिया था काबुल। वहाँ पे रास्ते में इसकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। फिर 25 नंबर की बात करें अगर, तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था?
अब हुमायूं को पराजित करने की अगर बात करें दोस्तों चौसा की लड़ाई में, तो ये किया था कौन? शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। चौसा का युद्ध जो था 1539 में लड़ा गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया और इसमें शेर शाह सूरी ने इसको पराजित कर दिया। और ये जो था अपनी जान बचाकर यहाँ से हुमायूं भागा था और इसको वहाँ पर इसको मार दिया होता, लेकिन इसकी सहायता किसने किया था? निजाम नामक एक नाविक था। निजाम नामक नाविक ने इसकी जान बचाई और इसीलिए निजाम नामक नाविक के सम्मान में क्या किया था हुमायूं ने? चमड़े का सिक्का, एक प्रकार का लेदर का जो सिक्का, लेदर की करेंसी थी, उसको जारी किया था। इसके अतिरिक्त इस निजाम नामक नाविक को हुमायूं ने एक दिन का सम्राट, एक दिन का क्या घोषित किया था? बादशाह बनाया था। एक दिन का राजा, एक प्रकार से कहो तो एक दिन का राजा इसको बना दिया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं महमूद लोदी की अगर हम बात करते हैं तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में भी एक युद्ध लड़ा गया था 1529 में। तो अगर बात करें 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा था। किसने? अफगानों ने। और इसमें महमूद लोदी को पराजित कर दिया था अकबर ने। लेकिन अगर यहाँ पर हम महमूद लोदी की बात करें तो महमूद लोदी और इसके बीच में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने इसको पराजित करके और इसकी हत्या कर दिया था। 1531 में लड़ा गया था यही। इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें तो ये सी नंबर ऑप्शन में कौन है? सी नंबर ऑप्शन में है नसीब खान। नसीब खान और हुमायूं के बीच में जो था ये मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1555 में। कब लड़ा गया था? 1555 में। 1555 में जब मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने इसको नसीब खान को पराजित कर दिया। और 1555 में ही सिकंदर सूरी को भी इसने पराजित किया था। किसने? ये हुमायूं ने 1555 में। दोस्तों हुमायूं ने नसीब खान को तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था। और सिकंदर सूरी की अगर बात करें तो सिकंदर सूरी को पराजित किया था सरहिंद के युद्ध में पराजित किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की वापसी की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो स्थापना की अगर बात करें तो ये जीता था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध जीता था इसने? तो ये जीता था बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध को ही क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध। और ये 1540 में लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली में अफगान सत्ता यानी सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें दूसरा कालिंजर का युद्ध, तो कालिंजर का युद्ध जो हुआ था इसी में जो है 1545 में ये क्या बोलते हैं? शेर शाह सूरी ये उक्का अस्त्र यानी गोला एक प्रकार से समझो तोप चला रहा था। उसी में क्या हुआ कि गोला जाके दीवार से टकरा के वापस आ गया इसी के ऊपर। और इसी में क्या हुआ? इसके दगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण इसका यहाँ पर सासाराम में इसका जो है मकबरा भी है। कहाँ है? सासाराम में, बिहार में पड़ता है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा भी है। इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके पहले हमने ही आपको वही बताया था। चौसा का युद्ध हुमायूं को पराजित कर दिया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। और वहीं पर जब चौसा के युद्ध में पराजित किया था तो वहाँ पर क्या हुआ था? शेर खान पहले था और शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर खान की उपाधि किसने दिया था शेर शाह सूरी को? तो ये हमने आपको बताया था बहार खान लोहानी बिहार का शासक था। और इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका देखो दोस्तों, दिल्ली में भी मोती मस्जिद है और आगरा में भी मोती मस्जिद है। लेकिन अगर बात करें शाहजहां की तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि दिल्ली में किसने करवाया था? दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और अगर इसके बाद दोस्तों बात करें आगरा में ये शाहजहां ने केवल दो, एक तो मोती मस्जिद बनवाई थी और एक ताजमहल भी आगरा में मुमताज महल के याद में बनवाया था। ताजमहल की 1531 में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी के याद में क्या हुआ था कि इसने ताजमहल बनवा दिया था। और उसके अतिरिक्त दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन है एक अमरकोट। अमरकोट का शासक था राजा बीरसाल। अमरकोट कहाँ पड़ता है? अमरकोट पड़ता है राजस्थान में पड़ता है और यहाँ के शासक थे राजा बीरसाल थे।
बीरसाल, और बीरसाल और इसकी हुमायूं की जो थी मित्रता थी। और जब ये हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित करके वहाँ से दिल्ली से भगा दिया तो इसी के यहाँ जाके इसने शरण ली, अमरकोट के शासक बीरसाल के यहाँ। और यहीं पर ये अपनी पत्नी, इसकी पत्नी थी कौन, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम को यहाँ पर छोड़कर चला गया था। तो उसी से 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर, अमरकोट में हुआ था, किसके यहाँ, बीरसाल के महल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, ये है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। सत्तांतरित करने का मतलब किला, शिवाजी ने क्या किया था, वो मुगलों के कई किलों को जीत करके उस पर अधिकार कर लिया था तो उनको वापस कर दिया था। तो ये संधि थी पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि जो थी ये शिवाजी और मान सिंह के क्या बोलते हैं इसको, जय सिंह। मान सिंह तो किसका सेनापति था, मान सिंह तो सेनापति था किसका, अकबर का। और जय सिंह सेनापति किसका था, औरंगजेब का। औरंगजेब का जो सेनापति था जय सिंह। जय सिंह, जब औरंगजेब बहुत परेशान हो गया तब इसने जय सिंह को भेजा था किस पर, शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। और शिवाजी पर उसने आक्रमण किया और पुरंदर की संधि हुई। और पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी जो थे मराठा शासक थे तो इनको, शिवाजी को, और शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे ये संभाजी। कौन थे, संभाजी। संभाजी और शिवाजी दोनों को इसने क्या किया, औरंगजेब के दरबार में पेश किया। और धोखे से औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को क्या कर दिया, कैद कर लिया। शिवाजी को कैद करके जो है इनको आगरा में, आगरा के जयपुर भवन में, आगरा में क्या है, जयपुर भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा में देखो यहाँ पर क्या नाम है, आगरा के जयपुर भवन में इसने क्या किया, शिवाजी को कैद कर दिया। फिर 2-3 साल बाद क्या हुआ, शिवाजी यहाँ से किसी प्रकार से निकलकर बाहर चले गए और फिर इस पर बार बार आक्रमण करने लगे। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। तो ये फैला था किसके, औरंगजेब। औरंगजेब जो था इसने 1682 में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। और 1682 में इसने क्या किया, दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। और जिसको इसके इसी दक्षिण भारत अभियान को इसकी कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह दक्षिण भारत अभियान पे 1682 में निकला तो फिर वापस लौटकर दिल्ली नहीं गया, क्योंकि इसकी औरंगाबाद में ही क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसने क्या किया, दक्षिण भारत अभियान पे जब निकला 1686 में इसने बीजापुर को जीत लिया। और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया, गोलकुंडा को। और पहले जो था इसके मुगल में पहले 19 सूबा हुआ करते थे, जब इन दोनों को जीत लिया तो 21 सूबा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य किसके समय में था, तो सबसे बड़ा साम्राज्य था किसके समय में, तो ये था इसी औरंगजेब के समय में। और जब औरंगजेब गया था दक्षिण भारत अभियान पे, तब अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में इसका वजीर हुआ करता था कौन, अब्दुस समद। कौन था, अब्दुस समद। और यही अब्दुस समद जो था ये क्या करता था, यहाँ पर शासन करता था इसकी अनुपस्थिति में। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न भी होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं तो। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन पर हमने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये अंतिम मुगल बादशाह था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे आपको क्या है कि अगर अच्छा रिस्पांस हमारे पास आता है तो हम लोग इसमें और आपको 30-40 क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद आपको कभी भी मुगल से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है।